हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं मापन की जो प्रविधियां हैं वो, और उसमें भी उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया था। तो हमने लिखित प्रविधि को स्टार्ट किया था। रिटन टेक्निक कौन कौन सी होती हैं, जिसमें उसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया था। तो उसमें सबसे पहला था निबंधात्मक प्रश्न, एस्से टाइप क्वेश्चन, जिनके बारे में हमने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में। अब हम नेक्स्ट पर आए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपके पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं, क्योंकि रिटर्न पेपर आप देते हैं तो आप सभी को तरीका पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी के बारे में हम जान रहे हैं कि वो क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनके गुण और दोष क्या क्या होते हैं। तो लघु उत्तरीय जो परीक्षण होते हैं वो निबंधात्मक परीक्षण का परिमार्जित रूप होते हैं। इसमें उन दोषों को दूर करने का प्रयास किया जाता है जिनके कारण जो निबंधात्मक प्रश्न थे उनके परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता प्रभावित होती है। ये बेसिकली वो प्रश्न होते हैं जिनके जो उत्तर होते हैं वो छोटे होते हैं, थोड़े से लघु रूप में होते हैं, है ना। ये मुक्त उत्तरात्मक होते हैं, परंतु जो इनके उत्तर होते हैं वो छोटे होते हैं, और इनके उत्तर आप कह सकते हैं स्पष्ट और निश्चित होते हैं। क्योंकि निबंध में तो आपने पूरा 6 पन्ने में अपनी पूरी बात कही, लेकिन जो लघु उत्तरीय होते हैं उसमें आप जो आपसे पूछा जाता है फैक्ट, है ना, आप वो बताते हैं। जैसे भारत में जनसंख्या शिक्षण का महत्व बताइए, तो आप भारत में जनसंख्या शिक्षण के महत्व के जो पॉइंट्स हैं वो बता देंगे। सिंपल टू द पॉइंट बात हुई, ठीक। तो जो उद्देश्य थे वो एकदम विशिष्ट हो गए, कि जो चीज़ें पूछी गई थी उनके एकदम विशिष्ट उत्तर प्राप्त हो गए। तो ये अपेक्षाकृत जो होता है वो अधिक स्पष्ट और निश्चित होता है। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसकी विशेषताएं भी यही कहती हैं कि ये जो होते हैं स्पष्ट होते हैं, इनमें विश्वसनीयता अधिक होती है, क्योंकि प्रश्नों की जो संख्या होती है वो निबंधात्मक प्रश्नों की बजाय अधिक होती है, और अंकन भी वस्तुनिष्ठता की अपेक्षाकृत बढ़ जाता है। जो पाठ्यक्रम की अधिक मात्रा को इसमें प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि प्रश्न जो हैं वो पूरे पाठ्यक्रम से बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। व्यर्थ ही प्रश्न नहीं, व्यर्थ ही पृष्ठ जो भरने की आदत थी निबंधात्मक में, इसमें वो दूर हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अपेक्षाकृत अधिक वैध माने जाते हैं, और इनमें विभेदकारिता का गुण पाया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन का गुण भी पाया जाता है। इस प्रक्रिया में वर्गीकरण करना आसान हो जाता है, ठीक। अब इसके लाभ क्या होते हैं, तो लाभ की अगर हम बात करें तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनकी विश्वसनीयता अधिक होती है, क्योंकि जो इनके उत्तर होते हैं वो लगभग निश्चित होते हैं। इनमें प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो है पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन प्रश्नों की रचना सरल और स्वाभाविक होती है। इनके अंकन में वस्तुनिष्ठता भी कुछ अधिक होती है। इन प्रश्नों के उत्तर लिखना बोझिल सा नहीं लगता, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं लिखना होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं। वो लॉन्ग आंसर भी कहो 2 पेज में लिख के चले आए, 1 पेज में या आधे पेज में लिख के चले आए, क्योंकि वो कहते हैं कि भैया हमसे लिखा नहीं जाता तो हम 2 ही पेज में लिख के आते हैं लॉन्ग आंसर, ठीक। तो लघु उत्तरीय में ये चीज़ नहीं होती, इसमें अधिक समय नहीं लगता है, टू द पॉइंट बात होती है, जो आपको पता होता है आपको लिख देते हैं। सीमाएं की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा मानसिक क्षमता, तर्क और विचार शक्ति का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि भाई निबंधात्मक में तो आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे थे, आपके पास जितने तथ्य थे, जितनी सूचनाएं थी, सभी को आप अभिव्यक्त कर रहे थे। लेकिन लघु उत्तरीय में आप टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, इसलिए वजह से ऐसा होता है कि जो मानसिक क्षमता है उसके बारे में मूल्यांकन नहीं हो पाता है। भाषा शैली परिमार्जित नहीं हो पाती, और ना ही इसका मूल्यांकन हो पाता है। जो प्रश्न होते हैं वो पूर्ण रूप से वैध नहीं होते हैं। जो प्रश्न होते हैं वो समस्यात्मक विषय की जांच हेतु उपयोगी नहीं होते हैं। ये प्रश्न भी रटने के लिए बाध्य करते हैं। आप अगर ये सोचेंगे कि ये तो उसका भी डीमेरिट था, इसका भी डीमेरिट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो मेरिट भी हैं और डीमेरिट भी हैं। वहाँ पर अभी हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि उसमें समय और श्रम और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम लगती हैं, लेकिन दोष जब हमने बताए थे तो उसमें हमने ये भी बताया था कि भाई इसमें ये सारी चीज़ें समय और धन का बहुत ही अपव्यय होता है, क्योंकि उत्तर पुस्तिका बनाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है और चेकिंग में भी बहुत समय लगता है। तो वो मेरिट में भी आएगा, डीमेरिट में भी आएगा, ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रिया जो है वो परीक्षक के दृष्टिकोण पर आधारित होती है। अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता है। परीक्षक तथा परीक्षार्थी दोनों के द्वारा नैतिक कार्य किए जाते हैं, और इन परीक्षाओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि भाई जब छोटे आंसर्स की बात होती है तो हम लोग कहीं ना कहीं से चीज़ें निकलवा लेते हैं ना, तो इसी चीज़ के लिए वो बात कही गई है। नेक्स्ट है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो तीसरी कैटेगरी है वो क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन से हो गए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये जो प्रश्न होते हैं ये जो
मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया और उसके कुछ ऑप्शंस दिए गए जिसमें आपको टिक करना था, है ना। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं ये, जो आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़्यादातर दे रहे हैं तो वो उसी टाइप से होते हैं। तो इसमें बालक के ज्ञान की उपलब्धि, असत्य सत्य, निर्णय, बुद्धि का मापन किया जाता है। इसकी जांच प्रक्रिया सबसे आसान होती है और समय की दृष्टि से भी ये प्रक्रिया मितव्ययी होती है। लेकिन अभी जब आप देखेंगे तो जो बनाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसको बहुत समय लगता है, लेकिन जो पेपर सॉल्व करता है उसको बहुत कम समय लगता है और उसको चेक करने में भी बहुत कम समय लगता है। इसमें वैधता और विश्वसनीयता होती है। आंसर सही है तो मेरे लिए भी सही है, सामने वाले के लिए भी सही है, तीसरे के लिए भी सही है, 4 लोग देखेंगे उनके लिए भी सही है। ये प्रणाली को वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। और सामाजिक अध्ययन के विषय में वस्तुनिष्ठता जो है प्रणाली वो सर्वोच्च मानी गई है, क्योंकि इसमें जो सत्य असत्य, विचार, ज्ञान, समझदारी, इन सभी की निर्णय की जांच आसानी से हो जाती है। इसकी विशेषताएं, इसमें पर्याप्त नमूनाकरण का गुण होता है। अगर आपने सैम्पलिंग के बारे में कभी भी पढ़ा हो, सैम्पल क्या होता है, हम एक सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, उसके द्वारा हम ये बताते हैं कि ये पूरा हमारा जो भी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमने क्लास से मॉनिटर को लिया तो वो क्या एक सैम्पल है जो पूरी क्लास के बारे में बता देगा। क्लास टीचर को बुला लिया, वो क्लास टीचर क्या है, सैम्पल है, वो पूरी क्लास के बारे में बता देंगी। तो ये पर्याप्त नमूनाकरण का इसमें गुण होता है। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर लेता है, क्योंकि जो प्रश्नों की संख्या होती है वो बहुत सारा होती है ना। इस वजह से जो पूरा पाठ्यक्रम है वो कवर हो जाता है। व्यक्तिनिष्ठता का अभाव होना, जो परीक्षक की मनोदशा, व्यक्तिगत निर्णय, भाषाशैली, इन सभी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विश्वसनीय होती है क्योंकि एक प्रश्न का एक ही उत्तर होता है। वैध होती है क्योंकि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्माण किया जाता है उसी उद्देश्य की पूर्ति। मितव्ययी होती है क्योंकि विद्यार्थियों को उत्तर देने में कम समय लगता है और मूल्यांकन करने में भी कम समय लगता है। अंकन में भी सरलता होती है, रटने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर वस्तुनिष्ठ परीक्षण की बात करें तो आपको चैप्टर बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से पढ़ना, जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करनी पड़ती हैं। आप रटेंगे, रट नहीं सकते, लेकिन आपको सारी चीज़ें समझनी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, किसी भी लाइन से कोई भी प्रश्न आ सकता है। पारस्परिक जांच में भी उपयोगी होती है, क्योंकि विद्यार्थी का मूल्यांकन पुनः करने पर भी परिणाम जो होते हैं वो भिन्न नहीं होते हैं, फैक्ट होता है, एक आंसर एक। गुण की बात अगर हम करें तो ये परीक्षाएं जो होती हैं वो संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन करती हैं। इनका अंकन सुगमतापूर्वक से किया जा सकता है, रटने की आदत खत्म हो जाती है, मूल्यांकन एकदम फेयर होता है, छात्रों के लिए रोचक होती है, निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होती है। इस प्रणाली को सरलता से व्यवहार में लाया जाता है, विश्वसनीय होती है, जो परीक्षा के परिणामों के आधार पर छात्र के विषय में भविष्यवाणी करते हैं। इस परीक्षा से परीक्षण की आत्मनिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। छात्रों के लिए परीक्षा रोचक होती है, उद्देश्य पूर्ति में सहायक होती है, मूल्यांकन की निष्पक्ष तथा संक्षिप्त विधि है। इसके बाद जो इसके दोष होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये परीक्षा छात्रों की मौलिकता को प्रोत्साहन नहीं देती है, तथ्यात्मक सूचनाओं पर बल देती है। जो छात्र हैं वो अनुमान से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं और छात्र विषय वस्तु के गहन तथा संबंध सूचक अध्ययन में रुचि नहीं लेते हैं। इस प्रणाली से धोखा देने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो तथ्यात्मक सूचनाएं हैं उस पर बल देती है, पूरी कहानी पर या ज़्यादा चीज़ों पर ये, और अनुमान से हम लोग की आदत होती है ना तुक्का लगाने की, तो और फिर कई बार ये भी होता है कि एक से अधिक हम रिस्पॉन्सेस कर देते हैं। गहन अध्ययन में बच्चे रुचि नहीं लेते हैं, है ना, और धोखे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे हम क्लास में पूछते हैं ना, भाई पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, है तीसरे का क्या होगा, तो सामने वाला उंगली से ही बता देता है। उच्च बौद्धिक उपलब्धियों की जांच नहीं होती है। छात्रों की भाषा शैली का मापन करना संभव ही नहीं, क्योंकि भाषा शैली का मापन तो तब करेंगे ना जब आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका मिलेगा। इन प्रश्नों की रचना कुशल, दक्ष तथा अनुभवी अध्यापक ही कर सकता है। अब आपको ये सारा मैटर पूरा मिल जाएगा, पूरा मैटर नोट कर लीजिएगा, फिर आप ज़रा इस मैटर से कम 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना के बताइएगा, भेजिएगा, है ना, तो पता चलेगा कि हमें भी कि भाई आपके अंदर कितनी एबिलिटी है। तो इनके जो प्रश्न होते हैं उनका निर्माण करना कठिन होता है, तो इसके लिए अनुभवी और कुशल तथा दक्ष होना आवश्यक है। छात्रों के व्यक्तित्व के संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि भाई व्यक्तित्व के संबंध में कैसे अनुमान लगाएंगे। व्यक्तित्व का परीक्षण अभी आप पढ़िएगा तो उसमें डिटेल में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। व्यक्तित्व के संबंध में अनुमान इससे आप नहीं लगा पाएंगे। भाई अगर जैसे अभी आप लोगों को केवल 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन जितने भी करने होते हैं, अगर आपने 40 के 40 सही कर लिए तो आपके फुल में फुल मार्क्स,
ठीक। भले आपके ऐसे अगर आपका पुराना रिजल्ट देखें तो आपके 64% है, लेकिन अब आपके 94% है, क्योंकि आपने सारे आंसर सही किए। तो इससे आपके व्यक्तित्व के संबंध में कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। सांख्यिकी गणना की भूल का भय बना रहता है। जो छात्र हैं वो विचारों तथा व्याख्या के अवसर से वंचित रह जाते हैं, और समय से अधिक यह प्रणाली वैधता की सीमा को समाप्त कर देती है। तो ये हमने बात कर ली जो रिटन टेक्निक्स थी उनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओरल टेक्निक के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।